नमस्कार साथियों, चुनाव समाप्त हो गए, नतीजे आ गए। हमारी किस्मत ऐसी है कि हम जीत जाएं तो उसका विश्लेषण हम करते हैं और वो हार जाएं तो उसका विश्लेषण आप नहीं करते। आप सिर्फ हमारी हार का विश्लेषण करते हैं और उनकी सिर्फ जीत का विश्लेषण करते हैं। तो चुनाव से पहले पूरी तरह से हम 2 राज्यों में सरकार में थे, चुनाव के बाद हम 3 राज्यों में सरकार में हैं। लेकिन मैजिक किसी और का ही चलाते हुए दिखाते हैं आप लोग। तो विश्लेषण हमारा जीत का भी कर रहे हैं और हार का भी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हम लोग, हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल लगातार चुनाव आयोग में जाता रहा, अलग अलग मुद्दे उठाता रहा। प्रचार से संबंधित, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना से संबंधित, एनसीपीसीआर से संबंधित, जहां एक बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा था मोदी जी के प्रचार में। न न्याय हो रहा है, न न्याय होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपके समक्ष हम हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर एक मुद्दा है गुजरात चुनाव को लेकर। आप लोगों ने मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स देखी होंगी, डरते डरते जो छपी हैं, कि आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में पड़े। हमने अपने कैंडिडेट्स से लगातार हम संपर्क में हैं। फॉर्म 17C जो कि रिटर्निंग ऑफिसर देता है साइन करके कि इस मतदान केंद्र पे 5 बजे तक या 6 बजे तक इतने वोट गिरे, वो टैलिंग चल रही है। लेकिन बड़ौदा और अहमदाबाद रीजन्स में, क्षेत्रों में, खास तौर पे सूरत में भी कुछ हुआ, राजकोट संभाग में भी कुछ हुआ, लेकिन इन 2 संभागों की काफी आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि 1 वोट डालने में जहां 60 सेकंड लगते हैं, अगर आप औसत निकालेंगे 5 बजे से 6 बजे के दौरान, तो 1 वोट डालने में 45 सेकंड लगे। और एक बूथ पर अगर ये आंकड़े देखें तो बाहर अफरा तफरी मचनी चाहिए थी, बाहर ट्रैफिक जैम हो जाना चाहिए थे, बाहर, माफ कीजिएगा, स्टैम्पीड हो जाना चाहिए था। ऐसी कोई भीड़ थी नहीं। हमारे पत्रकार साथी कई वहां थे, हमारे अपने वर्कर्स थे, जो लगातार कह रहे थे बड़ा फीका मतदान है, लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में 6.5% बढ़ोतरी हो गई। तो इस दिशा में कुछ सवाल जो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने भी और आपके सामने भी और जनता की अदालत में भी। संजय पटेल हमारे एक उम्मीदवार, 144 रावपुरा बड़ौदा संभाग की एक सीट है, उससे हैं। 5 बजे उनके यहां 51% मतदान हुआ। वो अपने वर्कर्स के साथ अलग अलग मतदान केंद्रों पर उस वक्त घूम रहे थे, जैसा कि सारे उम्मीदवार करते हैं हर पार्टी के, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे थे कि भाई निकलिए वोट देने। लेकिन 5 बजे के बाद, और भीड़ वो बताते हैं कि बहुत कम थी मतदान केंद्रों पर, 6 बजे 57.68% वोट हो गया। कहां से आया ये वोट, न संजय पटेल जी जानते, न कोई और उम्मीदवार जानता है। वो एक ही जानता है, जो सबका मालिक एक है, कि ये आए कहां से ये वोट। और ये कहानी जो कि मैंने आपको रावपुरा की बताई, 144 विधानसभा क्षेत्र की बताई, ये कहानी आपको कमोबेश तमाम विधानसभाएं जो अहमदाबाद और बड़ौदा संभाग में आती हैं, उनमें ये कहानी आप आज इस प्रेस वार्ता के बाद अपने साथियों से फोन करके पूछेंगी या पूछेंगे, तुरंत आपको ये कहानी सुनाई देगी। और ये हर जगह हुआ, भावनगर में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ।
अब ये रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए, मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। ना कोई बाहर लाइन लगी हुई, ना अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की, तो एक तुलना अभी मैं जिनसे फोन पे बात कर रहा था वो बता रहे थे, मैं आपको वो आंकड़ा देता हूं कि कांग्रेस की उसमें वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को, वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी होगी। तो ऐसे उदाहरण हम इकट्ठे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो जरूरत है ही नहीं, विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हमें और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी, सब कुछ लुट चुका होगा। वेजलपुर 1 घंटे में 8.14% बढ़ा। ये मतलब सोच नहीं सकते आप, इस तरह से बढ़ा। फिर कहा जाता है कि साहब टैलिंग में टाइम लगता है, टैलिंग। ये 5 बजे के आंकड़े आ चुके थे, उसके बाद कोई भीड़ नहीं थी। ये कौन सी टैलिंग हो रही है कि सीधा 8%, 6.5%, औसतन 6.5% पूरे गुजरात में बढ़ा। हम और आप गुजरात, आप में से कई लोग मुझे वहां दिखे थे। वोटिंग परसेंटेज प्रथम चरण द्वितीय चरण में कम हुआ था। जिस तरह का गुस्सा और रोष था वो सबको दिख रहा था। आप में से कुछ लोग छाप भी रहे थे, लिख भी रहे थे। उसमें रूलिंग पार्टी का वोट शेयर 5% बढ़ जाए, ये सुनकर भी अटपटा सा लगता है। तो ये कौन सा मॉडल है? नरोडा में 5 बजे डिक्लेयर हुआ 45.25% वोट, 6 बजे हो गया वो 52.78%, 7.5%। और नरोडा का कैंडिडेट हमें बता रहा है कि साहब भीड़ थी नहीं, ये वोट कहां से आया। ऐसा ही आपको असरवा, दरियापुर, वेजलपुर, वटवा में 6.52% बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण था असरवा। अभी आंकड़ा हम लोग, क्योंकि हमारी वहां बैठक चल रही है और सब आंकड़े ही इकट्ठे कर रहे हैं फॉर्म 17C, 11.55% बढ़ गया। तो औसत निकालो तो ये 25 से 30 सेकंड में एक वोट, जैसे मशीन चलती ना, फैक्ट्रियों में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वोटों की। तो ये इच्छाधारी वोटों की कहानी, आप लोग भी इस पर मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ा आप इन्वेस्टिगेशन करिए, डरो मत, मिलकर लड़ेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। वी आर हियर टुडे टू फ्लैग अ वेरी वेरी क्रिटिकल इश्यू, क्रिटिकल फॉर आवर डेमोक्रेसी, critical for future elections, critical for future generations. We as a party have been sending and taking delegations to the Election Commission of India, raising concerns over several aspects of the election, including severe violations of Model Code of Conduct, including the NCPCR violation where a child was used by the ruling party, the Bharatiya Janata Party, to campaign for the Prime Minister. Unfortunately, neither do we see justice being done, nor do we see any hope of justice being done. We were told, we were informed by friends in the media through their publications and some channels, that in the last 1 hour of the second round of voting,
in Gujarat, we saw unprecedented rise in votes. 6.5% at an average, but there are seats where you saw 11.5% votes being cast in the last 1 hour, which is humanly impossible. Because at an average, per vote, 60 seconds are a must. You can't have any one vote in less than 60 seconds. But if you calculate this, there are polling booths in Gujarat where it took 25 to 30 seconds for one vote. Impossible, humanly impossible. If we want, we can have a mock session of polling. We can call anyone barring the Election Commission of India. And we'll see it's impossible. But in Gujarat, that became possible. I have examples of seat number, assembly constituency number 144, Raupura in Baroda region, where at 5 p.m. the voting percentage was 51%. At 6 p.m. it became 57.68%, a rise of 16,000 votes spread over 281 booths. Per booth, 57 votes. In 1 hour, not humanly possible. Asarwa is another seat. Vatwa is another seat. Vejalpur is another seat. We have several examples and we are collecting Form 17Cs from our candidates to tally exactly how much percentage went up in the last 1 hour of polling on the second round of elections in Gujarat. Unfortunately, this is a trend now that the media only analyzes defeat of the Congress even if the Congress wins another election, and only analyzes the victory of BJP even if the BJP loses an election. So we are left with analyzing both our victory, their defeat, their victory, our defeat. In Vadodara, some seats witnessed 10 to 12% increase of vote in the last 1 hour. These are only few examples that we are citing. We hope and request you to do some investigations because we owe it to democracy, we owe it to electoral democracy in our country. Nobody should be allowed to hijack the one and only weapon that we have in our hands as voters, which is our vote. We are analyzing the results. Every booth is being analyzed. We will come up with remedial steps that we as a party, as the opposition party, intends to take. But we need the support of free and independent and fearless media to raise these very, very critical questions. आपके सवाल. Sure. I welcome the unsavory remarks against us by the media. We are also used to it. There was no unsavory remarks against the media. There are never unsavory remarks from our side to the media. All that we need to do, the opposition in any country is absolutely orphaned in the absence of a strong, fearless, fair media, is all the submission is. So don't take it personally, it's never personal. And I'm sure even when it comes from your side, it's not personal. So you have a valid question. Why didn't we raise it that very day? I'll give you a very straight, simple answer. Collecting Form 17Cs from across the state, centralizing it, analyzing it, takes time. And in the midst of it, of course, we are also facing the onslaught of the results in Gujarat. So it takes time. We'll take more days. And I'm warning you, it's not that process of analyzing, we're still in the process of tallying. I've just given you
a dozen examples, but we have several more examples, and we are trying to collate those examples before we take the next steps. It will take perhaps a week, but it's not incumbent on me or you, since even if we had raised it at 5:30 or 6:30 on the day of polling, or even on the day of counting, it wouldn't have stopped the results. Therefore, we need to do our homework right, we need to prepare ourselves right, we need to arm ourselves right, equip ourselves, and then take the next steps. I'm afraid I won't be able to give you a direct answer for this. Doesn't befit anyone to accuse an institution point blank. But yes, justice should be seen as being given. And I don't see, none of us sees justice being delivered on any of our representations to the Election Commission. कुछ तो मजबूरियां रही होंगी. कौन से वाले को? जो आप लोगों ने सवाल पूछा कि उसी दिन क्यों नहीं ये उठाया, वाजिब सवाल है, लेकिन पूरे गुजरात में 182 सीटों पर इतने बूथ से फॉर्म 17C को एक जगह पर इकट्ठा करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना, उनको टैली करना में समय लगता है. और ऐसा नहीं है कि अगर उस दिन 6:30 बजे उठा देते तो चुनाव फिर से हो जाता या रिजल्ट रोक दिया जाता, ऐसा तो नहीं है. इसलिए इसमें पूरी कार्रवाई कर ही, पूरा होमवर्क कर ही आपके समक्ष आना एक जिम्मेदार राजनीतिक दल को शोभा देता है. उससे पहले आ जाते तो शायद आप लोग हंस रहे होते. आज आपके गंभीर चेहरे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं. दूसरा सवाल क्या था आपका? चुनाव आयोग पर सीधे सीधे हम आरोप लगाएं कि वो एक पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं, ये कहना उचित नहीं होगा. लेकिन आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं कि पिछले 2 महीने में इतनी बार हम लोग चुनाव आयोग गए, ये भी हमारे साथ थे, पुनिया जी भी, कई बार मैं भी गया, इधर भी और गांधीनगर में भी, लेकिन न्याय न होता दिख रहा है, न न्याय हो रहा है. तो सवाल तो उठेंगे, और जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें कहा जाता है चुनाव आयोग द्वारा, भाई आप तो हमें गांधी जी के 3 बंदर कह रहे हैं. तो साहब सवाल तो हर संस्था पर उठेंगे और उठने चाहिए. कोई भी संस्था, कोई हो, प्रधानमंत्री हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, चुनाव आयोग हो, सवाल सब पर उठने चाहिए. लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा. तो सवालों से न हम घबराते हैं, न आपको घबराना चाहिए, न मोदी जी को घबराना चाहिए, और न ही चुनाव आयोग को शर्माना चाहिए. वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सवाल आपने उठाया. जो औसत हमने देखा हिमाचल में वो 1.5-2% बढ़ा, लेकिन अभी मैं आपको उसका कंक्लूसिव कोई डेटा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम लोग वो भी तुलना कर रहे हैं. लेकिन औसत हमने सरसरी जब देखा था तो 1.5 से 2% बढ़ा. और कोई सवाल? ये जो सरकार का की दलील है कि राइट टू एजुकेशन को ओवरलैप करती है, क्या ये दलील बाकी तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू होगी? अलग अलग समुदायों के शैक्षणिक संस्थान हैं, तो क्या ये दलील सब पर लागू होगी? ये हम सरकार से जानना चाहते हैं. नंबर 2, पूरे देश से कई बार ऐसे उदाहरण, दुखदाई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि आप संप्रदाय विशेष के लोगों से सामान मत खरीदे, उनकी फल की रेहड़ी बर्बाद कर दो, तहस नहस कर दो, उनका एक सामाजिक बहिष्कार करो. अब आप उनका शैक्षिक बहिष्कार भी करोगे, आर्थिक बहिष्कार भी करोगे. आप चाहते क्या है? आपकी मंशा क्या है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं. क्यों ये सरकार संविधान द्वारा ली गई शपथ, जो हाथ में संविधान को रखते हैं शपथ लेते हुए, उसी संविधान की अवहेलना क्यों करते हैं, उसकी धज्जियां क्यों उड़ाते हैं?
ये हम इस सरकार से जानना चाहते हैं। Absolutely reprehensible. No such words should be used against the Prime Minister, against anyone. The Congress party denounces, condemns such statements. Even if it was a misunderstanding, even if there was a slip of tongue, even if there was a word which he should have used and he did not use, and the words which he should not have used and he used, there is no excuse to use any such language against anyone, including and especially the Prime Minister. प्रधानमंत्री या किसी के भी खिलाफ इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी किनारा करती है, उसकी निंदा करती है। शाब्दिक हिंसा का स्थान एक परिपक्व लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। भले ही इस व्यक्ति से कोई शब्द गलत निकल गया या कोई शब्द में चूक हो गई, कोई बहाना नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं होना चाहिए कि किसी के खिलाफ इस तरह की शाब्दिक हिंसा के प्रयोग के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। जंगल में साधना की? कब की? पूरे देश को जंगल बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं जंगल में साधना हो रही है। भगवान बचाए इस साधना से। आ जाओ, अभी यहीं कर लेते हैं, चलो।